हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका मेरे इस चैनल जीवन के रंग में स्वागत है। मैं आपकी लक्ष्मी त्यागी आपके लिए जीवन से जुड़ी पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। इन कहानियों में जीवन के अनेक रंग आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे ही जीवन की उलझनों के कई सवालों के जवाब शायद आपको मिल जाएं। ये कहानियाँ मनोरंजक होने के साथ साथ प्रेरक भी हैं। सरल और स्पष्ट शब्दों में कुछ कहती हैं ये कहानियाँ। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी। मैं आज आपके सामने नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बड़ी बहू। शर्मा जी का आजकल की बहुओं से विश्वास उठ गया है। क्या उनके बेटे की बहू भी ऐसी ही थी? क्या उनका विश्वास टूटा या बन पाया? यह जानने के लिए सुनिए बड़ी बहू। शर्मा जी के बड़े बेटे का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। बेटा बहू दोनों पढ़े लिखे। लड़की का घर परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं। सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी बहू मिली है। शर्मा जी के तो जैसे भाग्य ही खुल गए। शर्मा जी मन ही मन प्रसन्न हैं, किंतु वो सोचते हैं ये सब कहने सुनने की बातें हैं। जब बहू आ जाए, घर परिवार को अपना बना ले, परिवार के लोगों में घुल मिल जाए, तब समझो कि बहू अच्छी है। निशा कहती, आप तो नाहक की चिंता करते हैं। जब हम उसे बेटी बनाकर लाए हैं और अपनी बेटी मानेंगे तो क्यों वो गलत व्यवहार करेगी? कुछ अपना व्यवहार भी तो होता है कि नहीं? और फिर आपने देखा नहीं उसके परिवार में कितने सज्जन लोग हैं, उनके दिए संस्कार भी तो होंगे। मैं मन ही मन सोच रहा था, निशा की सोच में कितनी सकारात्मकता है। फिर भी मैं क्यों गलत सोच रहा हूँ? अपने व्यवहार से भी तो होता है। किंतु सक्सेना जी के घर का हाल देखता हूँ तो एकाएक विश्वास नहीं होता कि आजकल की बहुएं सही निकल जाएं। तो अपने को बड़भागी मानो। किंतु निशा की बात भी सही है, विश्वास तो करना ही होगा। दूसरे का सोचकर दूसरे व्यक्ति को जब तक परख न लो, उसके प्रति गलत सोच रखना भी तो अन्याय है। निशा की बात सही निकली। उसकी बड़ी बहू बहुत ही गुणी और समझदार थी। उसने घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। नौकरी करने के कारण जितना भी समय उसे मिलता, घर की जिम्मेदारियों को संभालती। निशा भी उसका ख्याल रखती, काम में उसकी मदद करती। शाम को दफ्तर से आती तो उसे आराम करने के लिए कहती, उसे चाय भी बना कर दे देती। दोनों ही बड़े प्यार से काम करती और एक दूसरे का ख्याल भी रखती। आज मुझे लग रहा था निशा ठीक ही कह रही थी। अपने आप से अपने व्यवहार का असर भी तो होता है। हर काम सही समय पर हो जाता, किंतु मैंने देखा निशा कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रही थी। क्या वो रिश्तों को जोड़े रखने के प्रयास में, उन्हें बनाए रखने के लिए अपना अधिक समय और कोशिश कर रही है। एक दिन मैंने कहा भी, बहू से ज़्यादा तो तुम काम कर रही हो। वो बोली, नहीं, वो भी काम करती है। मैंने कभी बहू और निशा की नोकझोंक नहीं सुनी। मुझे तो तब विश्वास हुआ जब बहू ने निशा के बीमार हो जाने पर उसकी खूब सेवा की और अपने दफ्तर से छुट्टी भी ले ली। शर्मा जी बोले, ये सेवा इसलिए हो रही है ताकि तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओ और काम पर लग जाओ। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर निशा बोली, आप बहू पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तब शर्मा जी बोले, सक्सेना जी की बहू ने उनसे सारा काम करवाया और अंत में घर से बाहर कर दिया। निशा हंसकर बोली, देखिए, सभी लोग एक जैसे नहीं होते। सभी के स्वभाव भी अलग होते हैं, सोच भी अलग होती है। हम सभी को एक तराजू में नहीं तोल सकते। इसलिए आप भी बहू पर अविश्वास करना बंद कीजिए। बड़े बेटे का के विवाह को 3-4 वर्ष बीत गए। एक पोता भी है, अब वो हमारी गोद में खेल रहा है। बहू ने पहले से और अधिक जिम्मेदारी ले ली। पैर छूकर चाय दे जाती, निशा अन्य कार्यों में व्यस्त रहती। अब मेरा विश्वास भी बढ़ने लगा था। छोटे बेटे ने भी अपना कोर्स पूरा कर नौकरी पर लग गया। उसके रिश्ते भी आने लगे।
अब तो दिल चाहता जैसी बड़ी बहू आ गई, छोटे की भी ऐसी आ जाए तो हम गंगा नहा लें, हमारा जन्म सफल हो जाए। बहुत तलाशने पर एक लड़की पसंद भी की गई। विवाह के पश्चात छोटी बहू अपने पति के साथ दूसरे शहर नौकरी पर चली गई। शुरू शुरू में कुछ दिन छोटी बहू ने भी बड़ी बहू की देखा देखी व्यवहार किया। दोनों बहुओं को देखकर लगा जन्म सफल हो गया। खुशी खुशी दोनों पति पत्नी नौकरी पर चले गए। जिंदगी इतनी आसान होती तो हर कोई संघर्ष नहीं करता। लोग इतने अच्छे होते तो अविश्वास का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। कुछ स्वार्थी लोगों के कारण भी तो अविश्वास का प्रभुत्व अभी कायम है। बड़ी बहू घूमने के उद्देश्य से छोटी के पास गई। जब दोनों पति पत्नी घूम कर आए तो बहू के व्यवहार में परिवर्तन लगा, किंतु हमें तो उस पर विश्वास था इसलिए ध्यान नहीं दिया। कुछ समय पश्चात, या यूं कहें कुछ वर्ष ही बीते होंगे, छोटी को अपने भाई के विवाह के लिए यहाँ आना पड़ा और गर्मी की छुट्टी बिताने के उद्देश्य से भी यहीं रह गई। शर्मा जी निशा से बोले, तुम्हारे घुटनों में दर्द है, अब तो थोड़ा आराम कर लो, कम से कम 2 बहुओं का सुख तो लो। निशा ने मेरी बात मान ली। अगले दिन जब उठी तो सिर में भारीपन था। सोचा शायद ठीक से नींद नहीं आई। उम्र के साथ नींद भी तो कम हो जाती है, थोड़ी चाय पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा। इंतज़ार था कि कोई सी भी बहू चाय तो लेकर आएगी ही। बहुत इंतज़ार के बाद छोटी बहू लेकर आई। निशा बिस्तर से उठने का प्रयत्न ही कर रही थी। छोटी बहू ने उसे उठाने में मदद भी नहीं की और चाय पास की मेज पर रख कर बोली, मम्मी जी घर में इतने काम हैं, कम से कम आप उठकर अपनी चाय बना नहीं सकती तो लेकर तो आ ही सकती हो। निशा उसका मुंह देखने लगी, ना ही पैर छुए ना अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग ही करी। निशा ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर बोली, बेटा गुड मॉर्निंग। वे उसे याद दिलाना चाहती थी कि बड़ों से मिलने पर अभिवादन करते हैं। उसके जवाब का उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। बोली, आज थोड़ा सिर में भारीपन है इसलिए उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जब मैं बैठ गई, उन्होंने चाय के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तब तक छोटी जा चुकी थी। उसके इस व्यवहार से उन्हें दुख हुआ। सोचा शुरू से ही अलग रहने लगी, परिवार के तौर तरीके या तो आते नहीं या फिर भूल गई। बड़ी बहू आई, उसे देख उनके मन में प्रसन्नता छा गई। बोली, मालिनी बेटा कोई सिर दर्द की दवाई हो तो देना। मालिनी पहले ही दवाई लेकर आई थी। बोली, छोटी ने बताया मम्मी जी के सिर में दर्द है इसलिए दवाई ले आई। निशा को तो जैसे को जो दुख छोटी की बातों से हुआ था उस पर मालिनी ने जैसे अपने व्यवहार से मरहम लगा दिया। 1 घंटे के आराम के पश्चात वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई। छोटी को उन दोनों का इस तरह प्रेम से रहना रास नहीं आया और बोली, दीदी आप भी कितनी मेहनत करती हैं, साथ में बच्चा भी, इतना सब कैसे कर लेती हैं। ना बाबा ना, मुझसे तो ये सब नहीं हो पाएगा। मालिनी बोली, तुमने देखा नहीं, मम्मी तो इस उम्र में भी काम में लगी रहती हैं और अधिक से अधिक काम करने का प्रयत्न करती हैं। हम तो उनसे जवान हैं, उनका काम इतना कहाँ होता है। वे तो उल्टे हमारे काम में ही हमारी मदद करती हैं। पापा जी तो उन्हें आराम करने के लिए डांटते ही रहते हैं, किंतु वो फिर भी लगी रहती हैं। छोटी बोली, ऐसा आपको लगता है क्योंकि इतना काम करने की आपकी आदत जो बन गई है। देखो जरा अपनी हालत, ना ही फिल्म देखने जाती हो, ना कोई किट्टी, घर में दफ्तर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, बस यही ज़िंदगी रह गई है। ना कहीं घूमने जाना, अपने लिए भी तो थोड़ा समय निकालिए। यही उम्र तो है घूमने फिरने की, फिर कब जाएंगी। उसकी बातें मालिनी के दिल को लग रही थी और वो चुप हो गई। मालिनी को चुप देखकर छोटी ने अपनी बात बड़ी की और बोली, बताओ तो जरा सौंदर्य सज्जा के लिए कब गई थी। इस बार मालिनी बोली, अभी 1 सप्ताह पहले हम किसी के यहाँ विवाह में गए थे तब। चलो मान लिया गई थी, किंतु हम महिलाओं को भी तो आज़ादी चाहिए। क्या हम अपनी ज़िंदगी यूं ही खपाने के लिए पैदा हुए हैं। इन ससुराल वालों का क्या है।
जब तक इनकी हाँ में हाँ मिलाकर काम करते रहोगे तो बहू अच्छी, नहीं किया तो अपने अधिकार की बात की तो बहू खराब। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हमारी अपनी कोई इच्छा, पसंद नापसंद है कि नहीं? निशा ने देखा छोटी तो पैर छूना ही नहीं जानती, ना ही चाहती। बड़ी को देखकर भी इधर उधर देखने लगती। मालिनी को भी बड़ा अजीब लगने लगा, जैसे मैं ही पढ़ी लिखी गंवार हो गई हूँ। छोटी को देखो कैसी मस्त रहती है, अपने मन का करती है, अपने मन का खाती है और पहनती है, और मैं यहाँ संस्कारों की पोटली लिए बैठी नहीं ढो रही हूँ। छोटी की इन हरकतों पर निशा और शर्मा जी की नज़र थी, किंतु गृह क्लेश से बचने के लिए शांत थे। बेटे से पूछ रहे थे, ये क्या ऐसी ही थी या तेरे साथ जाकर बदल गई? तुझे उसे समझाना चाहिए। फिर उन्होंने से सोचा कि कुछ दिनों के लिए ही तो आई है, फिर चली जाएगी। एक दिन तो छोटी ने लज्जा शर्म त्याग ऐसे वस्त्र पहने कि शर्मा जी की नज़रें झुक गईं। रोहित ने उसे बहुत समझाया कि रिश्तों का लिहाज तो करो, ससुर और बड़े भाई की तो शर्म करो। वो बोली, मैंने किसी का ठेका नहीं लिया, मेरी जैसी इच्छा होगी वैसी रहूँगी। वो छोटी होने के कारण भी रिश्तों को कोई महत्व नहीं दे रही थी। मालिनी को भी उसकी ये हरकतें अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु उसकी इन्हीं हरकतों ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मेरी भी अपनी पसंद नापसंद है। मुझे ये सब करने से क्या मिला? किसी ने मुझे कोई ट्रॉफी या मेडल दे दिया? शर्मा जी का छोटा लड़का अपनी पत्नी के व्यवहार से लज्जित हो छुट्टियों से पहले ही बच्चों की पढ़ाई का बहाना लेकर चला गया। उन लोगों के जाने के बाद सबने राहत की सांस ली, किंतु छोटे के परिवार में के जाने के बाद भी घर में पहले जैसी बात नहीं आ पा रही थी, क्योंकि छोटी बहू कहीं ना कहीं जहरीला बीज बो गई थी। सुबह उठकर निशा ने रसोई घर में प्रवेश किया। देखा, रात भर के झूठे बर्तन पड़े हैं। हमारे यहाँ तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात के झूठे बर्तन पड़े रहे हों। बर्तन वाली आती थी, नहीं आती तो बहू स्वयं ही मांज कर रख देती थी। निशा मदद भी करती तो मालिनी मना कर देती। निशा झूठे बर्तन मांजने लगी, क्योंकि शर्मा जी के लिए चाय बनानी थी। तभी मालिनी वहाँ आई। निशा को बर्तन मांजते देख चुपचाप अपने मुन्ने के लिए दूध गर्म कर ले गई। आज निशा ने बहू के इस रूप को पहली बार देखा था। ना ही मालिनी ने उन्हें बर्तन मांजने से रोका, ना ही उनके पैर छुए। उनकी लाडली बहू पर आज किसी दूसरे की सीख असर कर गई थी। उस पर गलत सोच हावी हो चुकी थी। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि उनका घर बिखर रहा था। अब उसे समझाने पर भी कुछ असर नहीं होता। अब उस पर स्वार्थ हावी जो हो चुका था। अपने सभी संस्कार, प्यार, मान सम्मान सब भूलती जा रही थी। घर का वातावरण पूर्णतः तनावपूर्ण था। कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरह वातावरण को पहले की तरह खुशनुमा बनाया जाए। वो प्रयास भी करती तो निष्फल हो जाती। कुछ दिनों पश्चात आज बुआ जी यानी शर्मा जी की बहन आई हैं। आते ही घर में जैसी खुशियाँ आ गई, जिन्हें निशा इतने दिनों से ढूंढने का प्रयत्न कर रही थी। वो आते ही सबसे गले मिली। उनके व्यवहार को देख हिचकते हुए मालिनी उनके पैर छूने लगी। तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे गले लगा लिया और बोली, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, तू तो सबके दिल में बसी है, तू पैर नहीं, तू गले लग जा। और उन्होंने बड़े जोश से उसे अपने गले लगा लिया। बुआ जी के प्रेम की गर्मी से मालिनी थोड़ा पिघली। बुआ जी का आना निशा को अच्छा लगा। रात में निशा बुआ जी के पैर दबाने के उद्देश्य से उनके पास गई। बुआ जी बोली, भाभी अब आदत नहीं रही, तुम भी कब तक इन रस्मों को निभाती रहोगी? अब उम्र हो चली, अब तो बहुओं से पैर दबवाओ। निशा बोली, दीदी जब आपकी इस उम्र में आदत छूट गई, मैंने तो आदत ही नहीं डाली। ऐसी आदत डालने से क्या लाभ जो बाद में छुड़ानी पड़े। बुआ जी अपने अनुभव से ताड़ गई थी कि निशा के मन में कुछ न कुछ परेशानी अवश्य चल रही है। बुआ जी बोली, भाभी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, निशा ने छोटा सा उत्तर दिया।
क्या घर में कोई बात है? जब से मैं आई हूँ तुम कुछ खोई खोई सी हो। निशा थोड़ी आनाकानी के बाद बताने को तैयार हो गई। उसके तो दिल पर जैसे बोझ रखा था और अपने मन का गुबार अपनी ननद के सामने निकाल दिया। सारी बातें सुनकर उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, मैं कुछ करती हूँ। सुबह बुआ जी ने उठते ही मालिनी को अपने कमरे में से ही बैठे बैठे आवाज़ लगाई। जी बुआ जी, कहती हुई मालिनी कमरे में दाखिल हुई। अरे बेटा, तू ही तो इस घर की रौनक है, तेरे कारण ही घर चल रहा है। मालिनी की गोद में उसका बेटा था। उसे देख बुआ जी बोली, अब ये 1.5 बरस का हो गया, इसे गोद में लेकर मत घूमा कर। इसके दादा दादी के पास छोड़ा, वे इसका ख्याल रख लेंगे। तू भी क्या क्या करेगी, इसकी टांगे भी नीचे घूमने से मजबूत होंगी। और जा मेरे लिए चाय भी ले आ। इससे पहले कि वो जाने के लिए मुड़ती, बुआ जी बोली, बेटा तू तो पैर छूती ही है, अपने ये संस्कार अपने बच्चे के अंदर भी डाल। जब तू पैर छुआ करे तो तुझे देखकर ही सब करेगा। ये सब संस्कार तो माँ ही डालती है। जैसे तुझे सबका आशीर्वाद मिलता है, तेरे बेटे को भी मिलेगा। जैसे तू सबके दिलों पर अपने व्यवहार से राज करती है, ऐसे ये शैतान भी करेगा। ना चाहते हुए भी मालिनी पैर छूने लगी। बुआ जी ने बड़ा सा आशीर्वाद दिया और बोली, जा चाय बना ला, मैं भैया के पास बैठती हूँ, वहीं चाय ले आना। शर्मा जी और निशा दोनों ही साथ ही थे। बुआ जी मुन्ना को लेकर उनके पास आई और बोली, लो संभालो अपने इस नन्हे शैतान को, इसे लेकर बहू काम करती है, थक जाती होगी। अब ये गोद में नहीं बल्कि इसे दोनों हाथ पकड़कर घुमाया करो ताकि इसकी टांगें मजबूत हों। जब तक मालिनी चाय भी ले आई थी, बुआ जी तभी तो इसे कुछ सिखाएं। जब ये हमारे पास रहे, सारा दिन तो अपनी माँ को तंग करता है। बुआ जी बोली, तुम इसके दादी बाबा हो, ये रिश्ता तो ऊपर वाले ने ही बनाकर भेजा है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। ये तो खून के रिश्ते होते हैं, इनमें किसी का क्या हस्तक्षेप। बल्कि बहू को तो इसे तुम्हारे पास भेजने पर अपने लिए भी समय मिल जाएगा। पहले घर का काम करती होगी, फिर इसका, तो इसके पास समय कहाँ बचेगा। मालिनी के मन में ये बात आ गई। बुआ जी कह तो ठीक रही हैं। अभी वो सोच ही रही थी कि बुआ जी बोली, जा तेल ले आ, आज मैं अपने इस कन्हैया की मालिश करूँगी। जब वो तेल ले आई तो बोली, आ यहीं बैठ कर देख। मालिश करते हुए बोली, तुझे पता है मैं अपने इसी भाई के पास ज़्यादा क्यों आती हूँ। मालिनी ने नहीं में सिर हिलाया। प्रेम और अपनापन जो मैं यहाँ महसूस करती हूँ वहाँ नहीं, जबकि उसके पास इससे अधिक पैसा है। ऊपर से तू ऐसी संस्कारी, जो संस्कार तेरे माता पिता ने दिए हैं वो छोटी के माता पिता ने नहीं दिए होंगे, या फिर उसने अपने माता पिता के दिए संस्कारों को झुठला दिया होगा। तुझे पता है राम और रावण दोनों ने ही मनुष्य योनि में जन्म लिया, किंतु एक आज भी जलाया जाता है और दूसरे के मंदिर बने हैं। जबकि रावण की सोने की लंका थी, ज्ञान भी अधिक था, कारण उनके कर्म। जिन्होंने राम को भगवान बना दिया। मान लो तू कार्य करती है, तू अपनों का प्यार पाती है, तेरी सास इसके व्यवहार के कारण ही आज भी मैं इससे मिलने आती हूँ। तुम लोगों का प्यार अपनापन खींच लाता है। जिससे बुरी यादें जुड़ी हो उसे स्वप्न में भी कोई याद नहीं करना चाहता, बल्कि याद करते हुए दुखी होता है। तुम किसी के सुख का कारण न बन सको तो दुख का कारण तो न बनो। जब लोगों के दिलों में तुम्हारी यादें सुखानुभूति दे जाएं, तो समझो यही तुम्हारा मेडल और ट्रॉफी है। धन्यवाद। आपको ये क्या कहानी कैसी लगी सुनकर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।